Dear students, this is S.K. Shukla. I am going to teach you verb today. आज मैं आपको verb बताने जा रहा हूँ. आपको पता है जैसे मैंने एक ब्रॉड टॉपिक शुरू किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सब्जेक्ट क्या होता है ये बताया था. आज की क्लास में वर्ब क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे. इसके बाद वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे एग्रीमेंट क्या होता है. इन तीनों टर्म्स को डिस्कस कर लेने के बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पूरे रूल्स को स्टडी करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट वर्ब इज. अगेन, अगर मैं स्टूडेंट से पूछूं कि वर्ब क्या होता है तो उनका सिंपल सा आंसर होता है वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. इज फाइन बट इट्स नॉट कंप्लीटली करेक्ट. ये बिल्कुल पूरी तरीके से सही नहीं है. जैसे अगर मैं कहूं कि राम इज अ जर्नलिस्ट, तो इसमें हमने वर्ब यूज किया है इज. लेकिन यहां पे इज एक्शन को शो नहीं कर रहा है. तो वर्ब इज नॉट ऑलवेज एन एक्शन वर्ड. तो वर्ब क्या होता है इसका मैं पहले डिफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. लेट्स सी. सो वर्ब को स्टार्ट करने से पहले, इसके डिफिनेशन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ड. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि पूरे अंग्रेजी भाषा में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको 8 कैटेगरी में बांटते हैं. उन 8 कैटेगरी ऑफ वर्ड्स में से वर्ब भी एक तरह का वर्ड होता है. यह एक लैटिन वर्ड वर्बम से मिलकर बना हो, वर्बम से बना हुआ है. वर्बम का भी मतलब वर्ड ही होता है. तो वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ड. बिगिनिंग में आप इसके बारे में ये कह सकते हैं. लेकिन ये काम क्या करता है इसको बता देने पे वर्ब का डिफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा. तो यहां पे मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, इसको देखिए. वर्ब इज अ वर्ड दैट shows action. Or state of being. सो सिंपली वर्ब को हम डिफाइन करेंगे कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक्शन को शो करता है, और अगर एक्शन को नहीं शो करेगा सेंटेंस में तो क्या शो करेगा, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेगा. जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखा राम इज अ जर्नलिस्ट, तो वहां पे एक्शन वर्ब शो नहीं कर रहा था, वहां पे वर्ब शो कर रहा था स्टेट ऑफ बीइंग. तो यहां पे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक्शन क्या होता है. व्हाट इज एक्शन? तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्शन क्या होता है तो उसका सीधा साधा आंसर आप दे सकते हैं कि वॉट एवर वी डू. हम जो भी करते हैं, हमारे द्वारा किया गया जो भी काम होता है सब एक्शन कहलाता है. या टेक्निकली अगर बोलें तो एक्शन को आप कह सकते हैं वॉट एवर सब्जेक्ट डज. यानी कि एक सब्जेक्ट जो है क्या काम करता है, सब्जेक्ट जो भी काम करेगा वो क्या कहलाएगा, एक्शन कहलाएगा. जैसे मान लीजिए आप सब्जेक्ट हैं तो आपके द्वारा किया गया हर काम क्या कहलाएगा, एक्शन कहलाएगा. जैसे आपका सुबह में उठना एक्शन है, ब्रश करना एक्शन है, नहाना एक्शन है, ब्रेकफास्ट करना एक्शन है, पढ़ना एक्शन है, एक्सरसाइज करना एक्शन है, टीवी देखना एक्शन है. यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाएगा सब क्या कहलाएगा, एक्शन कहलाएगा. तो यही मैंने लिखा, वॉट एवर सब्जेक्ट डज इज एक्शन. लेकिन ये एक्शन का अधूरा है, एक वन साइड है. इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है. इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है, ये भी है कि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा एक्शन करे ही. इट इज नॉट नेसेसरी दैट सब्जेक्ट ऑलवेज परफॉर्म्स एन एक्शन. समटाइम्स एक्शन इज परफॉर्म टू द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के साथ भी जो चीज होता है उसको भी आप एक्शन ही रखेंगे. तो एक्शन का दूसरा पहलू क्या हो गया, वॉट एवर हैपन्स टू द सब्जेक्ट. whatever happens to the subject. तो
इन दोनों में से जो भी होगा वो एक्शन कहलाएगा। तो एक्शन को हम क्या कहेंगे कि वट एवर सब्जेक्ट डज इज एक्शन एंड वट एवर हैपन्स टू द सब्जेक्ट इज ऑल्सो एक्शन। अब आते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट के पूरे फिजिकल बीइंग की चर्चा की जाए या सब्जेक्ट के बारे में बातें की जाए, तो एक्शन को छोड़कर सब्जेक्ट के विषय में बातें की जाए तो स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है। चाहे उसका फिजिकल बीइंग हो, मेंटल बीइंग हो, जो भी चर्चा करेंगे सब्जेक्ट के बारे में वो स्टेट ऑफ बीइंग कहलाएगा। स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर देखते हैं व्हाट और हु द सब्जेक्ट इज, व्हाट और हु द सब्जेक्ट इज, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, कौन है। अगर वर्ब बता रहा है तो वो स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहा है। उसी तरह वेयर द सब्जेक्ट इज, वेयर द सब्जेक्ट इज, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर आएगा। या व्हाट द सब्जेक्ट हैज, व्हाट द सब्जेक्ट हैज, सब्जेक्ट के पास क्या है। तो स्टेट ऑफ बीइंग अगर वर्ब में स्टेट ऑफ बीइंग शो किया जाएगा, इसका मतलब इन्हीं तीनों में से किसी न किसी चीज की बात की जाएगी। तो वर्ब को कॉम्प्रिहेंसिवली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन का मतलब हो गया वट एवर सब्जेक्ट डज एंड वट एवर हैपन्स टू द सब्जेक्ट। और जिस सेंटेंस में एक्शन नहीं होता है वहां वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, जिसका मतलब हो गया कि वहां पे वर्ब बताता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, कौन है, कहां है, या सब्जेक्ट के पास क्या है, व्हाट द सब्जेक्ट हैज। अब जरा मैं एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करता हूं, इस डेफिनेशन को, इसको देखिए। धोनी प्लेज क्रिकेट। यहां पे एक सेंटेंस में लिखा है धोनी प्लेज क्रिकेट। इसमें सब्जेक्ट जो हो गया धोनी है, और धोनी कौन सा एक्शन कर रहा है? धोनी खेलने का एक्शन कर रहा है। तो धोनी के द्वारा किए गए एक्शन के लिए जो वर्ड हमने प्लेज यूज किया है ये वर्ब है। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। सचिन पायलट हैज बीन expelled from the party, from the party. Sachin Pilot has been expelled from the party. इस सेंटेंस में सचिन पायलट जो है ये सब्जेक्ट है। आप मुझे बताइए कि सचिन पायलट जो है, सचिन पायलट साहब इस सेंटेंस में कौन सा एक्शन कर रहे हैं? ध्यान से देखिए और बताइए। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सचिन पायलट जो है इस एक्शन को नहीं कर रहे हैं, बल्कि हैज बीन एक्सपेल्ड ये शो कर रहा है कि एक्शन सचिन पायलट के साथ हुआ है। यहां पे सब्जेक्ट धोनी एक्शन कर रहा है और यहां पे सब्जेक्ट सचिन पायलट एक्शन नहीं कर रहा, बल्कि इनके साथ ही कुछ हो रहा है। तो वर्ब जो है दोनों एक्शन के फॉर्मेट को दिखा सकता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। अमित शाह is the Home Minister of India. Amit Shah is the Home Minister of India. तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अमित शाह हो गए। अगर आपसे मैं पूछूं कि इस सेंटेंस में अमित शाह साहब कौन सा एक्शन कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस में अमित शाह साहब कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें जो वर्ब यूज किया गया है इज, ये बता रहा है कि अमित शाह कौन है या क्या है। तो वर्ब जो है सेंटेंस में एक्शन को शो कर सकता है या स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर सकता है। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो एक्शन को शो करे या स्टेट ऑफ बीइंग को शो करे उसको हम वर्ब कहेंगे। अब जरा वर्ब का हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो होता है उसको देख लेते हैं। जरा इसको देखिए। वर्ब को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटते हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है उनका सब्जेक्ट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। तो यहां पे मैं ब्रॉडली फाइनाइट वर्ब्स के बारे में चर्चा कर रहा हूं। अब जरा सा देख लीजिए, वर्ब्स को मेनली दो कैटेगरी में बांटा गया है। वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं,
और दो कैटेगरी में कौन कौन से कैटेगरी में बांटा गया है? इनको बांटा गया है दो कैटेगरी में, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ब्रॉडली इसको जरा हम लोग समझते हैं। मेन वर्ब क्या होता है, तो यहां इसके बारे में लिख रहा हूं, अ वर्ब दैट हैज एन इंडिपेंडेंट मीनिंग or existence is called मेन वर्ब। शॉर्ट में एमवी मैं लिख रहा हूं मेन वर्ब को। तो मेन वर्ब को कैसे डिफाइन करेंगे, अ वर्ब दैट हैज एन इंडिपेंडेंट मीनिंग और एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब, यानी ऐसा वर्ब जिसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ निकले या जो सेंटेंस में अकेले एग्जिस्ट कर सकता हो, ऐसे किसी भी वर्ब को हम मेन वर्ब कह सकते हैं। अब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है, बल्कि वो मेन वर्ब की मदद करता है। अ वर्ब दैट हैज नो इंडिपेंडेंट मीनिंग, दैट हैज नो इंडिपेंडेंट मीनिंग and helps main verb is called auxiliary verb। अब जरा इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं कि ऐसा वर्ब जिसका अपना कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये क्या काम करता है, इट हेल्प्स मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की मदद करता है, इसलिए ऐसे वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, या इसका दूसरा भी नाम है हेल्पिंग वर्ब। अब ये मेन वर्ब की मदद किस काम के लिए कर रहा है, इसकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे। अभी जरा मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को देख लेते हैं। अब जरा एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसको देखिए। यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है प्ले। प्ले एक मेन वर्ब है, इसका एक स्वतंत्र अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है खेलना। ईट, इसका अर्थ होता है खाना। राइट, लिखना, एटसेट्रा। तो मेन वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ हो, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब का अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है। जैसे मैं कुछ ऑक्सिलरी वर्ब लिख रहा हूं, इसको देखिए, इज, एम, आर, शुड, मस्ट, एटसेट्रा। तो यहां तो मेन वर्ब में देखा आपने कि इनका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है, लेकिन क्या ऑक्सिलरी वर्ब इसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग है? क्या एम का इंडिपेंडेंट मीनिंग है? आर का कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है? शुड या मस्ट का इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है? आप में से बहुत लोग कहेंगे शुड का अर्थ होता है चाहिए, तो मस्ट का अर्थ क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं, इनका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है, बल्कि सेंटेंस के एक खास सेंस में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये आपका मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, इनका अर्थ क्या होता है, ये हुआ। अब मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में एक दूसरा सबसे डिस्टिंक्ट डिफरेंस है, और वो दूसरा डिस्टिंक्ट डिफरेंस क्या है, इसको देखिए। इसको मैं मिटा के लिख रहा हूं। पहला तो आप लोग समझ गए कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। जरा सा दूसरा जो पॉइंट है इसको देख लेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि एवरी मेन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स। एवरी मेन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स। जितने भी मेन वर्ब होते हैं, सारे मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। बट एन ऑक्सिलरी वर्ब हैज नो 5 फॉर्म। एन ऑक्सिलरी वर्ब हैज नो 5 फॉर्म्स like a main verb। मेन वर्ब की तरह ऑक्सिलरी वर्ब के 5 फॉर्म्स नहीं होते हैं। तो दूसरा डिस्टिंक्ट डिफरेंस मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपके सामने है। और ये 5 फॉर्म कौन से होते हैं?
जरा इनको मैं बता दूं। ये 5 फॉर्म होते हैं आपका। पहला होता है बेस फॉर्म, यानी वर्ब जो ओरिजिनली जिस फॉर्म में होता है उसको बेस फॉर्म कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट फॉर्म। इसके बाद थर्ड जो फॉर्म होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद चौथा जो फॉर्म होता है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड जो पांचवा फॉर्म होता है उसको एस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। एस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये 5 फॉर्म हर मेन वर्ब के होते हैं। ओके, लेकिन ग्रामर में इनका एक मैथमेटिकल नाम दे दिया गया है। वो मैथमेटिकल नाम है, ग्रामेटिकल नाम नहीं है। ग्रामेटिकल नाम मेन वर्ब के 5 फॉर्म का आपके सामने है। इनको शॉर्ट में लिखने के लिए, इनको बहुत कम समय में लिखने के लिए इनका मैथमेटिकल नाम दे दिया गया। बेस फॉर्म को V1 कह दिए, पास्ट फॉर्म को V2, पास्ट पार्टिसिपल को V3, प्रेजेंट पार्टिसिपल को V4 एंड एस फॉर्म को हम V5 कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल आप इजिली प्राप्त कर सकते हैं। V1 में, किसी भी V1 में अगर आपने ing जोड़ दिया, यू विल इजिली गेट प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर आपने किसी भी V1 में S या ES जोड़ दिया तो आपको V5 मिल जाएगा। तो V4 और V5 इजिली आप किसी भी वर्ब से प्राप्त कर सकते हैं ing, S या ES जोड़कर। S या ES जोड़कर आपको ये तीनों फॉर्म याद करने पड़ते हैं, V1, V2 और V3। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पीछे राइट का। राइट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? रूट। पास्ट पार्टिसिपल इसका हो जाएगा रिटन। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका हो जाएगा राइटिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म एस फॉर्म। एस फॉर्म का मतलब सिंगुलर फॉर्म। एस फॉर्म जो हो जाएगा राइट्स हो जाएगा। उसी तरह एक और वर्ब मैंने दिया था आपको पीछे एग्जाम्पल, ईट। ईट का V2 8 हो जाएगा, V3 eaten हो जाएगा और इसका V4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा eating एंड V5 eats हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी मेन वर्ब होते हैं सारे मेन वर्ब के ये 5 फॉर्म्स होते हैं। लेकिन आप किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब के 5 फॉर्म नहीं बना सकते हैं। जैसे मैं यहां एग्जाम्पल लिखूं, यहां पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब का अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं शुड, तो क्या शुड के 5 फॉर्म होंगे? इसके 5 फॉर्म होंगे? तो ऑक्सिलरी वर्ब के 5 फॉर्म नहीं होते हैं और जितने भी मेन वर्ब होते हैं सारे मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। आई होप these 2 distinctions can make you understand this topic very clearly. Okay? तो थोड़ा सा और आगे इसमें बढ़ते हैं, इसको देखिए। जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं इनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। मैं इसको ऐसे लिखूं, 2 कैटेगरी में इनको बांटा जाता है, ट्रांजिटिव और दूसरा इनट्रांजिटिव। यही 2 मेन कैटेगरी मेन वर्ब का होता है। ट्रांजिटिव किसको कहते हैं? ऐसा मेन वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो। ऐसा मेन वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आए इसको ट्रांजिटिव कहेंगे, और ऐसा मेन वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो, ऑब्जेक्ट नहीं लगा हो, इसको हम इनट्रांजिटिव कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। यहां के लिए इतना ही मैं छोड़ देता हूं। और ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, और ये 3 कैटेगरी क्या है इनके? इनके 3 कैटेगरी हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड थर्ड सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब।
सो आज के क्लास में इसको मैं इतना ही लिखता हूं। आज की क्लास में मैंने आपको बताया है कि वर्ब क्या होता है और वर्ब कितने तरह का होता है। तो आई होप यू हैव गॉट दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, you must share this video and subscribe it. Thank you for watching this video. Okay.